नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी और चौथी दुनिया में आपका स्वागत है। हमारे साथ रविशंकर जी हैं। बिहार महत्वपूर्ण हो गया है कई कारणों से। एक पहला कारण सबसे बड़ा है कि वहाँ की राजनीति समस्याओं से दूर भाग रही है और चाहे एक एक समझ में ये आ रहा है जितना अखबारों को पढ़ रहे हैं कि चाहे वो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, ये दोनों लोग बिहार की मुख्य समस्याओं से दूर भाग रहे हैं और उन सवालों को अहमियत दे रहे हैं जिन सवालों का विकास से लेना देना नहीं है या लोगों की तकलीफों से लेना देना नहीं है। बिहार में बाढ़ है, कोरोना है, बिहार में सड़कें गायब हो गई हैं जितना, और अब जाहिर है इन सड़कों के गायब होने का दोष बारिश के ऊपर मढ़ा जाएगा। पूरा बिहार, उसके अधिकांश शहर, क्योंकि कस्बों और देहातों की कोई बात ही नहीं कर रहा है, जल भराव से पीड़ित हैं, परेशान हैं। पटना में ही जल भराव हो गया था और इतने दिन हो गए, लगभग हर साल पर राजधानी में ये स्थिति आती है कि पानी भरता है और पानी की निकासी का कोई रास्ता ही नहीं, जबकि ये इतना पुराना शहर है जिसकी इतनी अच्छी अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल से है या शायद नंदवंश से है। उनको मेंटेन क्यों नहीं किया गया, इसका जवाब कोई भी सरकार नहीं दे रही है। पैसा देती है, पैसा कहाँ इन्हीं नालियों में गुम हो जाता है, गायब हो जाता है, पता नहीं चलता। रविशंकर जी, आपका स्वागत है। और जी आपसे नमस्कार। हम बिहार नमस्कार, हम आपसे बिहार की स्थिति के ऊपर, आज जो स्थिति, जब आप और हम बात कर रहे हैं, समस्याएं मुख्य क्या हैं, उनके ऊपर आपसे बात करना चाहेंगे। तो आप हमको बताएं, बिहार का रायता राजनीति का जो फैला हुआ है, ये समट पाएगा या नहीं समट पाएगा? रायता तो अपने आप में बहुत मजेदार चीज होता है सर। बिहार की धरती से, पाटलिपुत्रा की धरती से मैं आपका और अपने जितने सारे हमारे साथी जो हमको देख रहे हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं या जो देखेंगे, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। बिल्कुल सही चीज है कि जो बिहार की राजनीति है वो प्राचीन काल से ही पूरे देश और दुनिया के लिए वो विख्यात रही है, जानी जाती रही है। इसके अपने मायने भी होते हैं। जहां तक बिहार का हम सीधे सीधे अगर मुद्दों की बात करें तो आपने बहुत सटीक कहा कि बिहार की जो राजनीति है, जो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो वह मुद्दों से भटका हुआ है या उस ट्रैक पे कम से कम चल रहा है। बिल्कुल सही चीज है सर, क्योंकि आज बिहार, खासतौर पे उत्तरी बिहार के दर्जन भर से अधिक जिले बाढ़ की चपेट में हैं। सड़कें आपने बहुत सही कहा कि गायब हो गई हैं। कोरोना का कहर अपने सवाब पर है बिहार में। रोजाना औसतन अगर आप पिछले एक महीना का अगर आप आंकड़ा देख लें तो हर दिन 2000 से अधिक कोरोना के मरीज मिले हैं बिहार में, हर दिन। काफी सारी मौतें भी पटना में हो रही हैं, पटना समेत अलग। अब यहाँ तक कि डॉक्टर मर रहे हैं, अधिकारी मर रहे हैं। उसके अलावा जल भराव की जो समस्या की आपने बात कही, पंचायती राज से जुड़े हुए जो विकास कार्य के जिनके दावे किए जाते हैं वो भी अपनी जगह पर मुद्दे हैं, परेशानियां हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर न तो सत्ता पक्ष बात करना चाहेगा और ना ही विपक्ष की पहुंच वहां तक हो रही है। मैं ये कहूंगा कि विपक्ष भी उसको उस तरीके से लाइट में नहीं ला पा रहा है जो कि लाना चाहिए। जी, मुद्दे बहुत हैं। क्यों नहीं ला पा रहा है, सवाल तो यही है। जी, सवाल ये है कि जहां तक अब उसमें एक तरीके से फिर अगर हम देखें, जहां तक महागठबंधन के नेतृत्व का सवाल है तो उसमें जगदानंद सिंह अभी अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के। महागठबंधन के और भी जो दूसरे लोग हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव विपक्ष के नेता हैं। जिस तरीके से कई सारे ऐसे मुद्दे हैं। आपने पटना के बाढ़ का जिक्र किया। पिछले साल पटना में जो जल भराव हुआ था, जो बाढ़ की स्थिति आई थी, जो ड्रेनेज सिस्टम के पूरी तरीके से फेल होने से, और जिसका अक्स अभी हम लोग तुरंत देखा, जो पटना का जो सर्वे हुआ, अभी जो स्वच्छता सर्वे हुआ था शहरी आवास मंत्रालय की ओर से, उसमें पटना मतलब 105वें नंबर पर आया और बिहार के सबसे गंदे शहर में पटना आया। कहने का तात्पर्य ये है कि हम शायद एक साल का समय बीत गया लेकिन उसके बाद भी हम नहीं सुधरे और ना ही हम संभले। हमारा जो ट्रैक है, जो काम करने के जो तरीके हैं,
बिल्कुल वो सुधर नहीं सकती। हम्म। वो विपक्ष को चाहिए जिस तरीके से उस मुद्दे को उठाने के लिए, तो वो मुझे लगता है कि उतना प्रभावी ढंग से नहीं उठा पा रहा है जितना चाहिए। तो ये इस क्यों मामले का उत्तर अभी भी नहीं क्यों का उत्तर तो रवि जी अभी भी नहीं मिल रहा है कि क्यों नहीं उठा पा रहा है। ज्ञान में कमी है, समझ में कमी है, विपक्ष की राजनीति या विपक्ष का रोल क्या होता है वो नहीं जानते हैं, कारण क्या है? जहां तक क्यों का सवाल है तो एक अपने आप में वो गंभीर सर विमर्श है। हम उनके वो ज्ञान पर सवाल नहीं उठाएंगे, हम नहीं चाहेंगे उनके ज्ञान पर सवाल उठाएं, ना ही उनको पता है हम ये कहेंगे। लेकिन ये तो खुद विपक्ष को मंथन करके देखना होगा कि वो किन मुद्दों पर पिछड़ रहा है, वो क्यों नहीं उठा पा रहा है उन सवालों को जिसको जनता जानना चाहती है या जनता विपक्ष के साथ जुड़ना चाहती है। तो ये तो सवाल विपक्ष के लिए होना चाहिए। मेरी अपनी निजी राय है कि विपक्ष को इस मामले पर वो ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहते हैं तो जो सशक्त लोकतंत्र में जो विपक्ष की भूमिका होती है उसको वो ठीक ढंग से उठाने की दरकार है। अगर आज की बात कर रहे हैं, जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 800 करोड़ से अधिक की योजनाओं का आज वो जनता को समर्पित कर रहे हैं। वो शहरी निकायों में जो नल जल की जो उनकी स्कीम है 7 निश्चय के तहत, तो कई सारी ऐसी चीजें, अगर इसी उदाहरण के अगर आप समझें कि ये तमाम सारे वो हर घर तक वो नल ले जाने की बात कर रहे हैं, स्वच्छ पानी पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो विपक्ष को ये भी देखना चाहिए कि कहीं उस काम में कहीं कुछ भ्रष्टाचार की तो कहानी नहीं है कहीं जिले में, शहरी निकाय में, गांव में। मैं अपने अगर गांव का जिक्र करूं, अगर ग्रास रूट लेवल पे लेके चलूं, सासाराम के हम सासाराम जिले के हम एक गांव से आते हैं, नाम नहीं, उस गांव में मतलब कई ऐसे वार्ड हैं जहां पे आंधी में पानी का टंकी उड़ गया, डीएम ने उसमें शिकायत भी किया, लेकिन अब तक स्थिति यह है कि वो नल जल का काम ठप पड़ा हुआ है। सीएम की योजना जो है, उनकी जो घोषणा है कि 31 अगस्त तक उसको पूरा कर देना है, मुझे लगता है कि शायद विपक्ष की पहुंच नहीं है। आपकी इस क्यों का सवाल यह है कि विपक्ष की पहुंच उन तक नहीं हो पा रही ठीक ढंग से कि वो मुद्दों को उठा पाए। रविशंकर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है। उपाध्याय जी बहुत बहुत स्वागत है, रविशंकर उपाध्याय जी। और हम जिस सवाल के ऊपर बातचीत कर रहे हैं वो बहुत साधारण सवाल है कि बिहार के सामने इस समय मुख्य मुद्दे क्या हैं, क्या उन मुख्य मुद्दों का कोई हल या मुख्य मुद्दे जो आज दिखाई दे रहे हैं वो चुनाव में रहेंगे या चुनाव में कोई और ही मुद्दा आ जाएगा? उपाध्याय जी। देखिए सर, इतिहास तो यही रहा है कि बिहार का चुनाव जब शुरू होता है तो जैसे ही चुनाव शुरू होता है तो कुछ न कुछ जाते हैं या फिर कुछ नए मुद्दे आ जाते हैं जो पैराशूट के तौर पे लाए जाते हैं और वो आकर के पूरे चुनाव को डाइवर्ट कर देते हैं। जैसे हम पिछला चुनाव याद करते हैं, आपको भी याद होगा कि सब कुछ ठीक चल रहा था, बात हो रही थी बिजली पे, बात हो रही थी सड़क पे, बात हो रही थी, लेकिन जैसे ही चुनाव आया, आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी का एक पूरा का पूरा जो मुद्दा है उसके बाद किस तरीके से डाइवर्ट हो गया ये हम सब लोग जानते हैं। तो ये इस बार देखना यही है कि क्या जमीनी मुद्दों पे बात होती है इस बार के चुनाव में, या फिर कहीं कोई पैराशूट मुद्दा आ जाता है। आपको क्या लगता है, कोई पैराशूट मुद्दा आ सकता है या सुशांत वाला मसला किसी पॉलिटिकल पार्टी विशेष के पक्ष में जाएगा? तो सुशांत वाला मुद्दे को लेकर के जो लोग भी कह रहे हैं, मुझे लगता है उनको बिहार की राजनीति का इल्म नहीं है, उनको पता नहीं है। मेरे दोस्त रवि हैं हमारे साथ, हम लोग यदि रामा सिंह और रघुवंश सिंह में किसी को चुनना होता है तब तो वहां पे हम बाइफरकेट कर लेते हैं, और तो वैसी स्थिति में सुशांत कोई मुद्दा हो सकता है ये तो बहुत ही मुश्किल कहना है। मैं जिस जिले से आता हूं, मैं नालंदा जिले की बात कर रहा हूं सर, आप वहां पे जाएंगे तो विधानसभा बार में कहता हूं कि वहां पे 7 विधानसभा में अभी के मुताबिक एनडीए वहां पे सिटिंग है, वहां पे उनके कैंडिडेट जीते हुए हैं। लेकिन इसके पहले की मैं बात करता हूं कि पिछले बार तमाम सारी कवायद के बावजूद हुआ था, नालंदा में एक सीट बीजेपी को आई थी,
जबकि प्रधानमंत्री तक ने वहाँ पे कई सारी सभाएं की थी। तो होता यही है कि स्थानीय मुद्दे बहुत हावी होते हैं और स्थानीय मुद्दों को लेकर के ही लोग चुनते हैं अपने कैंडिडेट को। इसमें जाति का गणित होता है, इसमें बहुत ज़्यादा जो स्थानीय मुद्दे हैं उनका गणित होता है। और खास करके विधानसभा चुनाव में मुझे लगता है कि जो सुशांत की बात कर रहे हैं उनको यहाँ के समीकरणों की जानकारी नहीं है। सुशांत तो बहुत कोई इफेक्ट नहीं होगा सर। मैं रवि जी आपसे भी पूछता हूँ, दूसरे रवि जी से, कि क्या लगता है सुशांत का मुद्दा सिर्फ अखबारों की और टेलीविजन की सुर्खियों तक है या उसका कोई असर वोट में पड़ेगा? सर, सुशांत के मुद्दे की बात से मैं रवि जी के उपाध्याय जी के बातों से मैं सहमत हूं कि जो बिहार की राजनीति है सर, उसमें मीडिया में बने रहना, पॉलिटिकल पार्टी द्वारा सुशांत के मामले को मतलब समर्थन देना, या एक तरीके से एक बिहारीपन जो है कि जिसको हम ये दिखाएं कि हाँ हम बिहारी हैं और बिहारी अस्मिता की बात कर रहे हैं, चाहे वो बॉलीवुड के नेपोटिज्म से आप जोड़ करके देखें या सुशांत के साथ अन्याय से जोड़ करके देखें। मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति के लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होगा ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा कि बिहार की राजनीति में सुशांत के मसले पर जनता वोट करेगी। हाँ, इतना जरूर है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार को सुशांत के पिता ने, उनके परिवार ने जिस तरीके से उनको एक तरीके से धन्यवाद दिया है, जनता उस चीज को याद रख सकती है, लेकिन जब वोट देने जाएगी अंतिम दिन तो उसके अपने स्थानीय मुद्दे, उसके अपने जो विधायक के जो उनके चाल चलन चरित्र हैं, जो उनके पहले के किए गए कार्य हैं, या फिर पहले के उनके अगर कार्य वो ठीक नहीं है तो वो बदलने की सोचेगी, उसमें फिर अपना वो देखेगी कि कौन प्रत्याशी उनके हिसाब का है, जो उनके स्थानीय मुद्दों को जानता है, उनके साथ मतलब जुड़ा हुआ है, और अपने आप तरीके से जनता जिनसे जुड़ाव महसूस करेगी। तो वो मुद्दे बिल्कुल सर अलग अलग देखे जाने चाहिए। जैसे अगर उत्तरी बिहार की आप बात कर लें तो वहां पे बाढ़ एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में। दक्षिणी बिहार की आप बात कर लें तो यहाँ के मुद्दे बिल्कुल अलग होंगे। परिप्रेक्ष्य में अगर आप में तो सुशांत का मुद्दा मुझे नहीं लगता कि बहुत प्रभावी होगा। उपाध्याय जी, रविशंकर उपाध्याय जी, आपने अभी नालंदा का जिक्र किया जहां से आप आते हैं। आप जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय नीतीश कुमार अलग लड़ रहे थे, बीजेपी अलग लड़ रही थी और मोदी उनके खिलाफ वहां प्रचार करने आए थे नालंदा में। इस समय दोनों साथ हैं। इस समय क्या स्थिति होगी? नंबर एक, कोई ऐसा मुद्दा है जो पूरे प्रदेश को, चाहे किसी भी प्रकार का मुद्दा, भ्रष्टाचार हो सकता है, पिछले चुनाव में किए गए वायदे हो सकते हैं, कोई ऐसी चीज जो पूरे बिहार को टच करती हो, उसे प्रभावित करती हो चुनाव में, या जिसको रविशंकर सिंह कह रहे हैं, वो ये बार बार कह रहे हैं कि जो स्थानीय कैंडिडेट है, विधायक का उम्मीदवार, उनमें से कौन उनके मुद्दों को जानता है, वो एक पैमाना होगा। पैमाना क्या होगा सर? मुझे लगता है कि बिहार को आप समग्र दृष्टिकोण से एक किसी मुद्दे को लेकर के नहीं देख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि नालंदा यदि आप जाएंगे तो पूरे नालंदा जिले में काफी विकास के काम हुए हैं। तो वहाँ पे आपको सरकार के समर्थन में ज्यादातर लोग बोलते दिखाई देंगे, क्योंकि वहाँ सड़कें अच्छी बनी है, वहाँ बिजली काफी रहती है। वैसे तो बिजली पूरे बिहार में बहुत रहती है, 20 घंटे, अमूमन 18 घंटे, लेकिन नालंदा में मुश्किल से ही बिजली कटती है। 22 घंटे 23 घंटे बिजली रहती है। और यदि आप देख लें तो वहाँ पे सड़कें काफी अच्छी है बाकी जिलों की तुलना में। इसके अलावा वहाँ इंस्टीट्यूशन कई सारे बने हैं, मतलब मसलन मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे, इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पे पर्यटन के दृष्टिकोण से भी काफी काम हुआ है। राजगीर में स्टेडियम नया बन रहा है, जू सफारी लगभग बनने के कगार पे है। तो वहाँ पे विकास के इतने काम हुए हैं कि लोगों का जो सेंटिमेंट होता है वो नीतीश कुमार के साथ होता है, ये फैक्ट है। लेकिन आप बगल के जिले में चले जाएंगे नवादा, तो नवादा में आपको गणित दूसरा दिखाई देगा। यहाँ पे नालंदा में आपको सभी जातियों में नीतीश कुमार के प्रति एक संवेदना दिखाई देगी, नीतीश कुमार के प्रति वहाँ पे लोगों का झुकाव दिखाई देगा। लेकिन आप जैसे ही नवादा जाएंगे वहाँ पे पूरा गणित चेंज हो जाएगा। मैं पिछले लोकसभा चुनाव में ही घूम रहा था बिहार के कई सारे जिलों में अपने अखबार की ओर से, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि नवादा में आप जाएंगे तो वहाँ पे जातिगत गणित, नालंदा में भी, लेकिन
ज्यादा आपको जटिलता पूर्वक दिखाई देगी। यही वजह है कि जब इस बार सूरज भान के जो छोटे भाई हैं वहां से नवादा लोकसभा की जब बात आई, तो जब वो खड़े हुए तो वो उनको उनकी जीत काफी आसान हो गई, क्योंकि वहाँ भूमियार वोटों की काफी बहुलता है। और वो बात करें वो क्यों नहीं करते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। उसका कारण यह है सर कि गिरिराज सिंह जो इतने बड़बोले नेता के रूप में जाने जाते हैं, गिरिराज सिंह नवादा से सांसद थे। नवादा में कोई काम उन्होंने नहीं किया। मैं आपको यह कह सकता हूँ पूरे, आप किसी भी व्यक्ति से आप वहाँ पे बात कर रहे हैं, हाँ जातिगत तौर पे वहाँ पे धार्मिक तौर पे बल्ले गोलबंदी उन्होंने की, लेकिन जो विकास के काम होते उन्होंने नहीं किया। उनके राज्य में स्थिति यह हो गई कि नेशनल हाईवे नवादा से लेकर के कोडरमा तक इतना खराब था कि लोग झारखंड का रास्ता जब चुनते थे तो वो गया से ज्यादा जाना झारखंड ज्यादा पसंद करते थे बनिस्बत वो नवादा होते हुए जाना पसंद करते। एक बार तो हुआ कि पूरा इतना बड़ा बड़ा गड्ढा हो गया कि वहां पे धान भी रोक दिया लोगों ने और कहा कि भाई देखिए यह है स्थिति। तो बड़बोले नेता होना और विकास के काम करना दोनों दो चीजें हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई देता है सर। उन्होंने एक भी काम नहीं किया। रेलवे लाइन के दोहरीकरण को लेकर के उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित कराया, जबकि रेलवे लाइन का दोहरीकरण एक सामान्य रेलवे का काम होता है। रेलवे बीट देखते हैं रवि हमारे मित्र, तो वो आपको बता देंगे कि रेलवे लाइन का दोहरीकरण एक सामान्य घटना होती है रेलवे के लिए। और उसको लेकर के गिरिराज सिंह ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम वहां पे किया, रेलवे राज्य मंत्री को बुलाया और तमाम सारे अपना गुणागणित सेट किया। संयोग से उनको इस बार वहां से तो टिकट नहीं ही मिला, वो एनडीए में चला गया दूसरे को लोजपा के खाते में। लेकिन और उनको बेगूसराय मिल गया। बेगूसराय में भी वही हुआ उनके साथ कि बेगूसराय में एक जो कैंडिडेट सामने में थे उनको लग रहा था कि नहीं हम ऐसे मुद्दे को उठाएंगे जमीनी मुद्दों को लेकर के या फिर वामपंथी जो विचारधारा है उसको लेकर के बात करेंगे, लेकिन वहाँ पे गणित थोड़ा दूसरा हो गया और वो काफी मतों से वहाँ पे जीते। लेकिन नवादा में उन्होंने कोई काम नहीं किया, यही सच है। ये आप लोग सही कह रहे हैं कि जो सरकार के सामान्य काम हैं जिसका क्रेडिट किसी को नहीं मिलना चाहिए, वो सरकार के पुरानी योजनाओं को पूरे करने के लिए होते हैं, उसको भी लोग अपने खाते में ले लेते हैं कि मैंने ये कराया। ये एक अजीब चीज है। ये किसी भी पार्टी का राजनेता हो वो इसको करता ही है। अब ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो गठबंधन बने हुए हैं, क्या जो सत्तारूढ़ गठबंधन है जेडीयू और बीजेपी का, इसमें सब कुछ ठीक ठाक हो गया है या तेजस्वी यादव तेजस्वी नहीं, चिराग पासवान अभी भी कुछ नाराज हैं या कुछ नया सोच रहे हैं? सर नीतीश कुमार एक मंझे हुए राजनीति के तौर पर अभी तक जाने जाते रहे हैं। पिछले 15 सालों से तो पूरी राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है और बहुत ही मंझे राजनेता है वो। और जिस दृष्टिकोण से उन्होंने इस बार चिराग पासवान को साधा है, आप आने वाले दिनों में देख लीजिएगा कि चिराग पासवान को बहुत से समझौते करने पड़े। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूँ। जब एनडीए की सरकार बनी थी दोबारा 2015 में नहीं 2017 सॉरी, तो 2017 में जब एनडीए की सरकार बनी फिर से नीतीश कुमार के साथ जाकर के, तो नीतीश कुमार ने एक उपहार के तौर पे रामविलास पासवान जी के भाई को यहाँ पे मंत्री बना दिया, जबकि वो विधायक भी नहीं थे। उनको विधान परिषद के रास्ते ले जाकर के उन्होंने मंत्री बना दिया। पहले मंत्री बना दिया, बाद में विधान परिषद उनको बना दिया, तो वो उनका मंत्री पद हो गया। उनकी दुखद मृत्यु हो गई इस बीच। और उसके बाद फिर रामविलास पासवान या फिर चिराग पासवान ने सोचा कि हमारे एक और चाचा हैं, उनको किसी तरीके से मंत्री बना दिया। नीतीश कुमार ने इस बार हामी नहीं भरी, उनको उनके समीकरण है और उस समीकरण के कारण ये इंटरनेट बातचीत में बहुत व्यवधान उपस्थित कर रहा है। अच्छा सर, अभी जा रही है क्या बातचीत? हाँ जारी, आप बोले, कोई इसका कोई इलाज नहीं है इंटरनेट का। आप बोलें बात पूरी करें। हाँ, तो मैं ये आप अपने यहाँ जियो का एक वो ले लीजिए, डब्बी आती है इंटरनेट वाली,
हाँ रविशंकर सिंह जी, आप बताएं जो मैंने सवाल पूछा था जिसका उपाध्याय जी जवाब दे रहे थे। जी, जहां तक सत्ता पक्ष की बात है तो अभी रविशंकर जी जिस तरीके से बात कह रहे थे वो सही है कि रामविलास पासवान चूंकि एक तरीके से मौसम विज्ञानी है, मौसम विज्ञानी नेता, वो मौसम को भांप लेते हैं, तो शायद मौसम को भांपते हुए ही उन्होंने चिराग को आगे किया है। और चिराग ने लगातार जिस तरीके से सरकार पर हमला किया है, राज्य सरकार पर, और उनको एक तरीके से बार बार मतलब आइडेंटिफाई जनता कर रही कि नहीं, सरकार में रहते हुए भी बोलना, मतलब एक तरीके से उनमें हिम्मत देख रही है जनता। और वो हालांकि चुनाव में वो रिजल्ट बताएगा कि वो किस तरीके से क्या होता है। आपकी जो सवाल है कि अभी क्या स्थिति उनमें किस तरीके से है, समन्वय बन पाया है नहीं, तो अभी चिराग पासवान ने पत्ता नहीं खोला है पूरी तरीके से। और लोजपा की बात करें तो कि वो, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है अभी जो अटकलों का दौर है कि ये सब हो सकता है कि नीतीश कुमार पर एक तरीके से दबाव डालने की राजनीति हो, टिकट की जो संख्या है वो बढ़ाने को लेकर वो बात चल रही हो। फिर जीतन राम मांझी आ रहे हैं, वो भी दलितों के बड़े नेता माने जाते हैं बिहार में, तो वो भी उनका भी एक तरीके से जदयू है। कल उन्होंने मुख्यमंत्री से घंटे भर मुलाकात भी की थी उनके आवास पर जाकर, गुरुवार के। तो एक तरीके से तमाम सारी वो चीजों के भी वो अभी देखना होगा, और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान, नीतीश कुमार और सुशील मोदी, ये तीनों जो मुख्य नेता हैं, ये किस तरीके से साधते हैं जनता को और किस तरीके से एकजुट होकर के और आपस में और जनता के सामने जाते हैं। कल जैसा कि सुशील मोदी ने भी बताया, उन्होंने नीतीश कुमार को एक तरीके से उन्होंने बताया कि नहीं, नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो भाजपा तो पूरी तरीके से उनके साथ जा रही है। जेपी नड्डा ने भी, मैंने पिछली बार बताया था कि कार्य समिति में उन्होंने बताया था कि नीतीश ही हमारे नेता होंगे। तो बीजेपी में तो नो डाउट पूरी तरीके से वो ठीक है सब चीजें, और नीतीश के ही दम पर वो चुनाव लड़ना चाह रही है, उस उनके चेहरे के नाम पर। माफ करें, मैंने दम शब्द का इस्तेमाल किया, नीतीश कुमार के चेहरे पर। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि जेपी नड्डा ने तो ये भी बयान दिया कि हम तीनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, चिराग पासवान, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार। मेरा सिर्फ ये पूछना है कि जेपी नड्डा के कहने के बाद भी क्या ये कोहरा छट गया है कि चिराग पासवान अब कोई दूसरा फैसला नहीं लेंगे, या आपने जो शब्द इस्तेमाल किया कि पत्ते उन्होंने खोले नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जेपी नड्डा का जिस दिन बयान आया था उसके बाद से चिराग पासवान ने कुछ नहीं बोला है अभी। लेकिन ये अनुमान लगा लेना, ये कह देना अभी जल्दीबाजी होगी कि चिराग पासवान ने समन्वय कर लिया है, या वो एक तरीके से, क्योंकि मैंने शुरू में भी कहा था कि बिहार की राजनीति है सर, इसको देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो किस तरीके से अभी वो क्या होता है ये अभी वक्त बताएगा कि चिराग पासवान के मन में क्या चल रहा है, वो किस तरीके से देख रहे हैं, और अपना अच्छा भला वो समझ सकते हैं, उनके पीछे उनके पिताश्री का हाथ है। वो तमाम सारी चीजों के बाद वो फैसला लेंगे। अभी ये कहना जल्दी। उपाध्याय जी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। हम एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाह रहे थे कि बिहार का प्रेस क्या समस्याओं को उजागर कर रहा है, बिहार के जो कोर इश्यूज हैं बिहार के, जिन्हें चुनाव में मुद्दा बनना चाहिए, क्या उनको बिहार का प्रेस, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों तरह के वहाँ पे लोग देखते हैं, लोकल समाचार चैनल भी हैं और स्थानीय अखबार भी हैं, इन सब को उन समस्याओं की समझ है या नहीं? सर, एक प्रेस कर्मी होने के नाते मुझे लगता है, और पटना में मेरा 6 साल का अनुभव है पटना में, और मुझे लगता है कि प्रेस पर जिस तरीके से बात की जाती है कि पाबंदी है, और ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि बिहार में तमाम सारी ऐसी चीजें हैं। अगर आप किसी भी दिन के अखबार को उठाकर देख लें तो ये कहना मतलब सही नहीं है कि यहाँ पे हाथ बंधे हुए, तमाम सारी जो खबरें वो छपती रहती हैं, तमाम सारी खबरें, चाहे वो सड़क की हो, पेयजल की हो, या वो डेयरी की हो, किसी भी चीज की हो, खबरें हमेशा वो छपती ही रहती हैं। तो प्रेस के हाथ पैर बंधे हुए नहीं है, तमाम सारे मुद्दों की समझ है यहाँ पर। और बिहार में, बिहार का जो मीडिया है एक तरीके से, ये बहुत ही एक तरीके से गंभीर माना जाता रहा है शुरू से ही। तमाम सारे ऐसे मुद्दे हुए हैं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ से वो निकले हैं। जो भी चीजें हो, आपने अगर वो देखा कि
जिस तरीके से सृजन घोटाला का जो जिक्र हुआ था, मुजफ्फरपुर बालिका जो कांड हुआ, या का मसला है, तमाम सारे ऐसे जो मामले हैं वो प्रेस की वो सुर्खियां बनते रहे और लगातार उस पर प्रेस काम करता रहा है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर आप देखें तो बिहार का जो प्रेस है, जो अभिव्यक्ति की आजादी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर बिल्कुल वो ठीक स्थिति में है। इसको मतलब कहीं से कम आंकना सही नहीं लगता मुझे। तमाम सारी वो खबरें हों, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसको प्रेस उतनी ही तवज्जो देता है। अगर उससे चूक हो रही है तो प्रेस एक तरीके से, जिस तरीके से जो उसको भूमिका निभाना चाहिए, उस पर भी वो चोट करता है। तो ठीक ठाक समन्वय। मैं शायद अगले हफ्ते ये सवाल पूछता, लेकिन मुझे लगता है कि अभी पूछ लेना चाहिए। उपाध्याय जी भी हमारे साथ आ गए हैं, इंटरनेट की दया रही तो बात हो पाएगी आखिरी सवाल पे। मेरा ये पूछना है कि क्या प्रेस जो मुद्दे उठाता है उनमें कितने अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, क्योंकि आप जब लिखते हैं या टेलीविजन पे बोलते हैं समस्याओं को लेके, एक एक उसका रुख होता है कि आप सरकार की मदद कर रहे हैं, एक रुख होता है कि आप सरकार का विरोध कर रहे हैं। लेकिन क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे सब लोगों ने मिलकर के लिखा हो? जाहिर है बाढ़ एक ऐसा मुद्दा है, इसका किसी ने समर्थन नहीं किया होगा कि बाढ़ एक जो बिहार में बाढ़ या सूखा हर साल का एक महापर्व है, और इसमें पहले ही पता चल जाता है कितना नुकसान होगा मोटे तौर पे। इस बार शायद ज्यादा हुआ नुकसान, लेकिन कितना पैसा आएगा, उसमें कितना बांटा जाएगा, ये बिहार में सूखा और बाढ़ दोनों में लगभग निश्चित होता है। इनके खिलाफ बिहार का प्रेस अगर लिखता है तो उसका कोई असर होता है या नहीं होता है? क्योंकि इस बिहार के खत्म होने के बाद महामारी के नाम पे उनको बाढ़ के दुष्प्रभाव को रोकने के नाम पे, पुनर्वास के नाम पे बहुत बड़ा बजट आएगा, जिसमें जाहिर है बहुत सारी, आपने शुरू में भ्रष्टाचार शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये योजनाएं हैं जिनमें उसको देखना चाहिए कि ये कहीं भ्रष्टाचार के लिए तो योजनाएं नहीं लाई जा रही हैं। रविशंकर जी आपसे पूछ रहा हूँ, मीडिया जिस चीज को मिलके उठाता है, क्या उसका सरकार के ऊपर कोई असर पड़ता है? बिल्कुल 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 असर पड़ता है। प्रेस की जो मैंने भूमिका की जो बात कही कि वो चाहे बाढ़ हो चाहे सुखाड़ हो, जिस भी तरीके से, तो सरकार बिल्कुल उन सब चीजों पर वो गंभीरता से ध्यान देती है और मुझे लगता है कि उसमें सुधार भी होते हैं। अगर आप पटना की ही बात कर लें, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा पिछले हफ्ते की, बहुत छोटी समस्या है। यहाँ मैंने सड़क की एक रिपोर्ट की थी। उस रिपोर्ट के बाद मैं ये पूरी तरीके से कंफर्म हूं, मुझे उस पथ निर्माण से वो जानकारी मिली थी। सीएम ने डायरेक्ट मतलब विभाग के सचिव को उन्होंने फोन करके बोला, और उसके बाद तमाम सारी वो चीजें हुई और सड़कें दुरुस्त की गई जहां जहां का हमने जिक्र किया था। तो जहां तक उस खबर के बाद उसको चाहे आप प्रिंट मीडिया में आप प्रकाशित कर रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप उसको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तो उसका असर पड़ता है। सरकार संज्ञान लेती है। सरकार के जो विभाग हैं, जो उनके मंत्री से लेकर के जो तमाम सारे उसके अफसरान हैं, उन चीजों पर ध्यान देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो स्थिति अपनी नहीं रहती होगी, उसमें हमारा वो कोई बस भी नहीं होता एक मीडिया कर्मी का कि हम उसको अपने हिसाब से उसका एक तरीके से जजमेंट दें कि वो क्यों नहीं करती। हमारा जो अपना काम है, मुझे लगता है कि जो प्रेस की जो भूमिका है, हमारा काम है सही तरीके से वो चीजों को रखना। आपने जिस तरीके से बताया गया तो हम उसके पक्ष में होते हैं और विपक्ष में, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जैसा है, अगर हम एक पत्रकार हैं तो हम ऑब्जेक्टिव हों, और जो जैसी स्थिति है, मुझे लगता है कि सीधे जो सही सूचना है, सही सूचना शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हमको देना चाहिए जनता को। हाँ, ये स्थिति है ऐसी, उसके बाद अपना जनता तय करे, जनता वो अपना देखेगी उसको। फिर उसके बाद जिसकी वो जिम्मेवारी है, जो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, अगर हम किसी के ऊपर अगर लिख रहे हैं कि हाँ ये सड़क खराब है, बाढ़ में अगर इस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, अगर सड़कें बह गई हैं, अगर यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है, तो जो उसके रिस्पॉन्सिबल लोग हैं फिर उनकी भी अपनी जिम्मेवारी बनती है, उनका अपना सेटअप है ऊपर से लेकर के नीचे तक कि वो कैसे देखते हैं। लेकिन प्रेस की जहां तक भूमिका की बात है, हमें अपना जो काम है वो यही है कि हम सही ढंग से खबरों को लिखें, सही ढंग से खबरों को दिखाएं। और इस मामले में बिहार का जो प्रेस है, बिहार की जो मीडिया है, मुझे लगता है कि ठीक दिशा में। उपाध्याय जी आपकी कोई टिप्पणी? ये आखिरी सवाल है और हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। आपका आशा है तब तक नेट ठीक हो जाएगा, नेट की स्पीड। अभी आपको क्या लगता है, आपने सवाल समझा? मैंने सवाल ये पूछा था कि क्या जो मीडिया लिखता है समस्याओं को लेकर के, उसका असर सरकार के ऊपर पड़ता है क्या? सर
मैंने जहाँ पे छोड़ा था मैं वहाँ से थोड़ा सा आपको कनेक्ट कर रहा हूँ कि चिराग पासवान का जो विवाद जो आपने कहा था, शायद मैं उसको पूरा नहीं कर पाया था। तो मैं ये कह रहा था कि वो चाह रहे थे कि उनके चाचा मंत्री बन जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री किसी और को कमिट कर चुके थे, क्योंकि एक और दलित को लाए थे वो अशोक जी को वहाँ से, कांग्रेस से वो खींच करके, जो कांग्रेस के उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष थे वो आ गए थे जदयू में, उनको ही मंत्री बनाना था। फिर श्याम रजक के साथ उनके अपने कमिटमेंट थे। तो उन तमाम दलित नेताओं को इग्नोर करते हुए उन्होंने इनके चाचा को बनाया था मंत्री, लेकिन संजोगवश उनकी मौत हो गई और उनके निधन के बाद उन्होंने फिर अशोक चौधरी को मंत्री बना दिया। खैर, तो उसके बाद से ही चिराग पासवान चाह रहे थे किसी प्रकार से वो बिहार सरकार में इंटर हो, जबकि नीतीश कुमार ये चाह रहे थे कि वो जब अगला में ज्यादा कोटे के मंत्री बनाएंगे, लेकिन इस बीच हुआ नहीं, इन दोनों के बीच पटी नहीं। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि जमुई में जो जीत हुई लोकसभा चुनाव में इनकी, चिराग पासवान की, जो जमुई से सांसद बने, उसमें नीतीश कुमार का बहुत अहम योगदान है। और उन्होंने जा करके वो रवि जानते हैं वहाँ के सारे राजपूत नेताओं को कैसे गोलबंद किया और कैसे उनको फिर वो मनाया कि चिराग के लिए वोट दे दिया। इसके बाद नीतीश कुमार के बाद उपाध्याय जी और हम लोगों के बीच में ये इंटरनेट जो है सर आज बात नहीं करने देगा उपाध्याय जी, समय मिल रही है लेकिन वो फॉर्म बहुत टूटी हुई मिल रही है, तो हम अगले हफ्ते फिर बातचीत करेंगे और उस समय हम यहीं से बात शुरू करेंगे जहां हम आज खत्म कर रहे हैं। और मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा इंटरनेट को इस बीच में ठीक कराइए, क्योंकि बिना इसके जिंदगी ही इसी तरह टूटी टूटी चलती है। हर चीज तो इंटरनेट से जोड़ दी है इससे डिजिटल इंडिया ने। तो मैं प्रोग्राम समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहता हूं और रविशंकर उपाध्याय जी और रविशंकर सिंह जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले फ्राइडे को इसी समय 2 बजे हम लोग फिर मिलेंगे बिहार की स्थिति को लेकर के, और तब देखेंगे कि गठबंधनों की स्थिति, विपक्ष की स्थिति, पक्ष की स्थिति और नेताओं की स्थिति हम लोग विस्तार से उस दिन बात करेंगे। आज हम इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।